Hello dear friends, today we are going to discuss second part of carbohydrate unit. अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मोनोसैकेराइड पर। यहाँ पर हमें मेनली जो डिस्कस करना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मोनोसैकेराइड पे फोकस करना होता है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनोसैकेराइड्स पर मैंने आपको बोला था जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता या जिनको हाइड्रोलाइज करने पर छोटे छोटे मोनोसैकेराइड फर्दर छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, मोनोसैकेराइड कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बात करी थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की। तो हम उनके प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला हम बात करेंगे फ्रॉम सुक्रोज। लैंग्वेज में आपको बता दूंगा किस तरीके से लिखनी होती है। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज चीनी, शुगर, शक्कर, केन शुगर सब यही होता है। तो आपके पास हाइड्रोलिसिस कराना होता है C12H22O11। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में तो ये आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6 देख लेना, बैलेंस हो गए होंगे। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लेना, एक बनता है आपका ग्लूकोज और दूसरा बनता है आपका फ्रक्टोज। दोनों में डिफरेंस क्या है उनके स्ट्रक्चर से हम समझ लेंगे। ये है आपके पास ये डाइसैकेराइड है, सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सुक्रोज रिएक्ट विद वाटर एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस तरीके से लैंग्वेज देख सकते हैं सुक्रोज। और फ्रॉम दूसरा ये डाइसैकेराइड है लैक्टोज का भी फॉर्मूला सेम टू सेम यही है। जब हम किसी एसिड की प्रेजेंस में लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो फिर से ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 मतलब फॉर्मूला तो यही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम का डिफरेंस है। क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है ये, और दूसरा वाला जो बनता है वो बनता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर। तीसरा है आपके पास फ्रॉम माल्टोज। तो अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो माल्टोज का फॉर्मूला भी यही है C12H22O11। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो किसी एसिड की प्रेजेंस में तो आपके पास C6H12O6 रिएक्शन भी याद रखना, मतलब सिंपल भी क्या है, एक ही याद रखना है, बाकी तो सब ऐसा ही है। तो एक ग्लूकोज मिलता है और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का मिलता है। तो ये बात ध्यान रख सकते हो आप। और ये तीन प्रिपरेशन मेथड हो गए मोनोसैकेराइड बनाने के। जो भी बने हैं मोनोसैकेराइड बने। और जब हम बाद में अगर डाइसैकेराइड की बात करें, इस रिएक्शन को रिवर्स कर लें तो ये डाइसैकेराइड बनाने के भी मेथड हो जाते हैं। एक मेथड हम ट्राइसैकेराइड से बोलते हैं फ्रॉम रेफिनोज से बनाते हैं। रेफिनोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C18H32O16 का हम दो मॉडल्स के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये देता है आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है और गैलेक्टोज। तीन अलग अलग मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलता है। आप देख लेना बैलेंस हो गया होगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंसिंग देख लेना, वो सब बैलेंस हो गया होगा। और आपके पास आप चाहो तो स्टार्च से भी बना सकते हैं फ्रॉम स्टार्च। मैं यहाँ पर 5 प्रिपरेशन मेथड पर ऑलमोस्ट बात कर चुका हूँ। तो CnH2O का होल n, इस पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर n मोल्स ऑफ वाटर लेते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये C5 ले लेते हैं यहाँ पे C5H2O का होल n। तो यहाँ पर से आपके पास C5H2O का होल n H10O5, ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी सुक्रोज का, जनरली nth के टर्म्स में होता है। तो यहाँ पर n मोल से जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये n मोल्स ऑफ C5 है, तो एक 2 H यहाँ पे लग जाएंगे, इसको मिल जाएंगे, और ये आपका C6H12O6 का फॉर्मेशन करेगा। C6H12O6, तो ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला C6H10O5 इस तरीके से होता है, n मोल्स ऑफ C6H12O6। तो n मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं, जहाँ पर आपको पता है n की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर के पॉलीसैकेराइड कहलाता है। और ये स्टार्च सेल्यूलोज का फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके का होता है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आता है। फिलहाल ये 5 प्रिपरेशन मेथड हो गए आपके पास मोनोसैकेराइड के फॉर्मेशन के, प्रिपरेशन की। और ये इनको रिवर्स कर देंगे तो डाइसैकेराइड बनाने के भी मेथड हो गए।
ट्राइसैकेराइड बनाने के मेथड हो गए, पॉलीसैकेराइड बनाने के मेथड हो गए। और बहुत सिंपल सी इनकी रिएक्शंस होती है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि आपको एक ही रिएक्शन याद रखनी होती है, बाकी सब तो एक ही जैसी होती हैं। तो वो आपको ये वाली एग्जाम्पल समझ आएंगे। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड पे। तो मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पहला है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भी याद रखना है कि हम कौन से स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर। ओपन चेन आपको पता है कि जिसमें रिंग वगैरह ना हो, ओपन होंगे वो CHO CHOH 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 और CH2OH। तो आपको बस ये याद रखना है CHO यहाँ पर ये जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे कार्बन है। अंडरस्टूड है, नहीं समझ आता तो आप बना भी सकते हो, अदरवाइज सिंपली इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है। फिशर रिप्रेजेंटेशन में ये जो वर्टिकल लाइन होती है, एक्चुअली यहाँ पर आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 है, तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। तो ये एक्चुअली 3D मॉलिक्यूल होता है। 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो उन्हें रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिनमें 4 टाइप के होते हैं, वेज, ह्यूमन, सॉर्ट्स और फिशर। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो याद रखना है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन है। फिशर रिप्रेजेंटेशन में हम आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो CHOH, फिर H इधर लगाएंगे, OH इधर, फिर H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर। आप इनको इधर उधर मत कर देना, क्योंकि इसका सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ग्लूकोज के बदले वो फिर गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसकी स्टीरियो बहुत मैटर करती है कि OH कहाँ पे लगे और H कहाँ पे लगे। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। और ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका जो नाम होता है वो है आपका ग्लूकोज, पहला पॉइंट। दूसरा, एक तो ये ग्लूकोज है, IUPAC नेम अगर हम करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेक्सेन। और 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे OH ग्रुप लगे हैं, तो इसका जो IUPAC नेम हो जाता है 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोक्सी। और 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और 1 पोजीशन पे आए तो हेक्सेनल। एक इसका IUPAC नेम ये हो जाता है। बाकी आपको पता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और 6 कार्बन वाला है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था फर्स्ट पार्ट में, इसका नाम उस हिसाब से एल्डोहेक्सोज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर ये सब कर सकते हो। अभी मैं यहीं पे एक चीज़ और क्लियर कर लूँ DL नोटेशन के बारे में। तो DL नोटेशन क्या होता है? तो DL नोटेशन रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड में D और L नोटेशन दिए थे, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और एमिनो एसिड्स के लिए पर्टिकुलरली इसने यूज़ किया था। और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर ऐसे कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है, उन्हें एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। तो इसमें 4 एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट होता है, तो D लेफ्ट होता है, तो L। तो राइट और लेफ्ट आपको समझ आता है कि ये राइट है आपका और ये लेफ्ट है। तो यहाँ पर OH राइट में भी है, यहाँ पे लेफ्ट में भी है। तो इस हिसाब से किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है कि राइट लेफ्ट दोनों, तो ऐसी कंडीशन में सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर को देखते हैं। तो ये सबसे नीचे वाला एसिमेट्रिक कार्बन या सेंटर से लगा हुआ OH ग्रुप राइट साइड है, आपको दिख रहा होगा उधर से कि ये राइट है, तो इसे D नोटेशन कहते हैं और D ग्लूकोज कहते हैं। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में इस तरीके से, बुक्स में तो नहीं बताता वो, बुक्स में तो अच्छा बताता है, कुछ टीचर्स इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि ये D ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस D और L का डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से कोई भी लेना देना नहीं है। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है प्लेन पोलर हाइलाइट को राइट घुमाना, लीवो रोटेटरी का मतलब होता है लेफ्ट घुमाना। लेकिन इस DL नोटेशन का डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से कोई भी लेना देना नहीं है, आई प्रॉमिस यू। वो क्या चीज़ होती है मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर लूँगा, वो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, उस पर मैं अलग से बात कर लूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसे क्या है। फिलहाल आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एसिमेट्रिक एंड सेंटर से OH ग्रुप राइट है तो D लिखोगे, लेफ्ट में होता तो जैसे अगर मैं इसके आगे मिरर लगा देता, तो मिरर लगाऊंगा तो इसका जो मिरर इमेज आपको दिखाई देने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। OH के सामने OH, फिर H दूर,
H के सामने H, फिर ये OH इधर, फिर OH के सामने OH, OH के सामने OH, और ये आपका CH2OH। तो एसिमेट्रिक सेंटर नीचे वाले से OH ग्रुप लेफ्ट है, तो इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा एल ग्लूकोज। इस तरीके से DL नोटेशन काम करता है। बाकी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पे, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होता है और यहाँ पर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। CHO नहीं होता, सबसे ऊपर होता है CH2OH, फिर आपके पास नेक्स्ट ये वाले यहाँ पे कार्बन होता है, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर तीसरे वाले कार्बन पे जैसे यहाँ पे CHOH, फिर CHOH चौथे कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे, फिर नीचे की तरफ भी CH2OH, एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप OH वाला। और अगर मैं इसके आगे मिरर लगा दूँ तो इसका L वाला भी बना सकते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड को चाहे इधर दिखा सकते हो, HOH, OH, H, OH, H, और आपका CH2OH। तो आप यहाँ देखोगे कि एसिमेट्रिक सेंटर, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से CO से दोनों कार्बन वाले जुड़े हैं, H नहीं जुड़ा है, एल्डिहाइड नहीं है, CHO नहीं है, कीटोन वाला है। तो ये आपका है आपका राइट साइड है तो D फ्रक्टोज, और ये आपका L फ्रक्टोज। तो DL नोटेशन आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, राइट और लेफ्ट OH ग्रुप को देखना है, बस इतना सही है। इसकी एक नाम फ्रक्टोज हो गया, इसका दूसरा नाम कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटो 6 कार्बन वाला है हेक्स, और ओस लगता है कीटो हेक्सोस। और आपके पास इसमें जो IUPAC की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए IUPAC करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नियर पड़ रहा है कीटोन वाला, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 1 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, और 6 पे है। 6 पे 5 OH ग्रुप है, तो पेंटा हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले पेंटा हाइड्रोक्सी, फिर वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स, फिर एन और 2 पे कीटोन वाला है तो हेक्सेन 2 इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा। टेट्राल यहाँ पर भी 5 ही होंगे, 1 2 3 2 3 4 5 और 6, 5 नहीं है OH ग्रुप यहाँ पे, सॉरी 4 OH नहीं है, 5 है। पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल इसका IUPAC नेम होगा, उसका IUPAC नेम ये है। तो होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। अभी हम बात करते हैं इसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई रिंग या क्लोज रिंग कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे सारे के सारे चेन्स ओपनली लिंक्ड है, एक दूसरे से कार्बन कनेक्टेड है। अभी बात करते हैं क्लोज वाले में। अभी हम बात करते हैं इसके क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का तो आपने सीखा ही था। अभी यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, बॉन्ड या तो ब्रेक कर लो, ऐसे समझ लो कि ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक इक्विवेलेंसी खुली, तो यहाँ पे से जो लास्ट वाला OH का H होता है, ये जिसके पास जाता है, ये वाला H जिसके पास जाएगा, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा कि इस O पे एक H मिल जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो कुछ थे वो वैसे के वैसे लगेंगे, CHOH, फिर से CHOH, फिर CHOH और CH, लास्ट वाले पे OH है। तो यहाँ पर से आप देखोगे कि ये H उसके बाद जुड़ गया, O इस कार्बन से कनेक्ट होगा, दोनों के बीच में ऑक्सीजन फिट हो जाएगा, इसकी भी एक वैलेंसी खुली है, इसकी भी एक वैलेंसी, और ऑक्सीजन यहाँ इनके बीच में फिट हो जाएगा, और यहाँ पर CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये रिंग आ गई, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, तो इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आपके पास यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें OH ग्रुप राइट साइड होता है, जैसे ये है, तो ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज नाम दिया जाता है। और अगर ये यही चीज़, बस कुछ नहीं करना आपको, इतना सा चेंज करना है इनके स्ट्रक्चर में। ये तो नॉर्मल ओपन वाला आपने सीखा था, अगर सिर्फ OH ग्रुप इधर लग जाए, लेफ्ट साइड लगा दें, और बाकी सेम टू सेम जो जैसा है वैसे का वैसा ही रहे, CHOH और CH, और इन दोनों के बीच में ये ऑक्सीजन फिट हो जाए, और यहाँ पर आपका CH2OH, तो इसका नाम हो जाता है आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज इसका फर्दर नाम हो जाता है, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा, बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर वो ग्रुप राइट तो अल्फा डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड तो बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज के लिए। अब हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। तो आपको ओपन वाले स्ट्रक्चर में बताया था मैंने, ये डी फ्रक्टोज है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले ग्रुप में क्या होता है, आपके पास
कि यहाँ पर से बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ या बॉन्ड टूटा, दोनों एक वैलेंस से खुली, ये वाला H इसको मिल जाएगा, और यहाँ पर से ये वाले पे CH2OH ग्रुप इधर, और इस वाले से O से H यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पे O पे H आ गया। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है वो देख सकते हो आप, CHOH, फिर से CHOH, और फिर से CH और CH2OH, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में आकर के फिट होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्योंकि OH ग्रुप इसमें भी क्या है, राइट साइड है, तो इसका नाम हो जाता है अल्फा डी फ्रक्टोज से बना है, तो अल्फा डी फ्रक्टोज इसका नाम हो जाता है। और अगर आप इसी के स्ट्रक्चर में बाकी कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही है, बस आपको OH ग्रुप वहाँ पे राइट था, यहाँ पे आपको लेफ्ट लगा देना, और CH2 ग्रुप OH ग्रुप यहाँ पे, और बाकी HOH जैसे थे HOH, क्योंकि यहाँ से H दोनों की इक्विवेलेंसी बन जाएगी, ऑक्सीजन के बीच में फिट हो जाएगा। इन स्ट्रक्चर में क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज तक कभी भी हम कॉर्नर पॉइंट दिखाते तो वहाँ पर कार्बन होता था, कभी भी हम इस तरीके के बॉन्ड लाइन नेटेशन IUPAC में मैंने पढ़ाया तो कॉर्नर पॉइंट पे कार्बन होता है, लेकिन इसके साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्बन नहीं होते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई बायो पूछता है तो ये इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दोनों पे मैं बात कर चुका हूँ। मैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। अब हम बात करते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। हॉवर्थ स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, हॉवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए थे। तो हॉवर्थ ने क्या किया कि आपके पास 6 मेंबर्ड एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसे पायरीन कहते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये 6 मेंबर्ड पायरीन बोला जाता है इसको। पायरीन से कंपेयर करके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था इन्होंने हॉवर्थ ने। तो CH2OH ऊपर, फिर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, फिर OH ऊपर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, फिर आपके पास H ऊपर और OH नीचे। तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे गिन लेते हैं कार्बन कितने बड़े। एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन में हो गए, हाइड्रोजन के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12 हो गए, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के O6, तो C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया इसमें। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, और बस आपको कुछ नहीं करना, पूरा सेम यही करना है, बस लास्ट वाले पोजीशन पर यहाँ पे जो ये है OH ग्रुप को आपको ऊपर रख देना है। अगर ऊपर कर देते हो तो इसका नाम हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना लोगे आप। बीटा डी ग्लूकोज वाला मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं फ्यूरेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के। तो 5 मेंबर्ड एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसे फ्यूरेन कहते हैं। तो फ्यूरेन से कंपेयर करके इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। CH2OH, फिर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, फिर OH ऊपर H नीचे, फिर से CH2OH ऊपर और आपका H ही OH नीचे, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर OH नीचे होता है तो अल्फा डी फ्रक्टोज इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होगा। C6H12O6 1 2 3 4 5 6। बस आपको क्या करना है, सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बस ये जो एंड वाला पोर्शन है इनकी पोजीशन में फर्क कर देना है, OH ऊपर और CH2OH नीचे। अगर ये OH ऊपर हो जाता है तो इसका नाम बीटा डी फ्रक्टोज हो जाता है। आपको लग रहा होगा फॉर्मूला तो एक जैसे ही है, सिर्फ ऊपर नीचे से करने से क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन 3D स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ ग्रुप्स का फंक्शनल ग्रुप का इधर से इधर लग जाने से उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। जैसे आपका ग्लूकॉन डी हो गया, तो ग्लूकॉन डी आपकी बॉडी बनाता है, एल वाला खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब किसी फंक्शनल ग्रुप के 3D स्पेस में सिर्फ इधर से इधर लग जाने से उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत बड़े चेंज आ जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो स्टीरियो केमिस्ट्री का अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उन पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बहुत लंबी हो चुकी है इसमें, बाकी नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।